मेरे प्यारे देशवासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मन की बात के माध्यम से मुझे कच्छ से लेकर कोहिमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के सभी नागरिकों को फिर एक बार नमस्कार करने का मौका मिला है। आप सबको नमस्कार। हमारे देश की विशालता और विविधता, इसको याद करना, इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला, आनंद से भर देने वाला, एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। हुनर हाट में 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहाँ बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। जरूर जाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के महान परंपराएं, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीशीज का भी आशियाना बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। पिछले दिनों गांधीनगर में COP13 कन्वेंशन, जिसमें इस विषय पर काफी चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफी सराहना भी हुई। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले 3 वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीशीज पर होने वाले COP कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाएं, इसके लिए आप अपने सुझाव जरूर भेजें। COP कन्वेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेघालय से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया। हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है। माना जा रहा है कि यह मछली
गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। ये मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड केव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है। यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड है। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरूरी होता है। महान तमिल कवयित्री अव्वैयार ने लिखा है, कट्टत कैमणवु कल्लादरु उड़गड़वु कड्डत कैमन अड़व कल्लादत ओला अड़व। इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महज एक मुट्ठी भर रेत है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के समान है। इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है, जितना जाने उतना कम है। हमारी बायोडायवर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है, जिसे हमें संजोना है, संरक्षित रखना है और एक्सप्लोर भी करना है। मेरे प्यारे युवा साथियों, इन दिनों हमारे देश के बच्चों में, युवाओं में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सैटेलाइट का प्रक्षेपण, नए नए रिकॉर्ड, नए नए मिशन हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं। जब मैं चंद्रयान-2 के समय बेंगलुरु में था तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। नींद का नामो निशान नहीं था। एक प्रकार से पूरी रात वो जागते रहे। उनमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। बच्चों के, युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्था शुरू हुई है। अब आप श्रीहरिकोटा से होने वाली रॉकेट लॉन्चिंग को सामने बैठकर देख सकते हैं। हाल ही में इसे सबके लिए खोल दिया गया है। विजिटर गैलरी बनाई गई है जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विद्यार्थियों को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहे हैं। मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में वे इसका लाभ जरूर उठाएं। साथियों, मैं आपको एक और रोमांचक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने नमो ऐप पर झारखंड के धनबाद के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा। पारस चाहते हैं कि मैं इसरो के युविका प्रोग्राम के बारे में युवा साथियों को बताऊं। युवाओं को साइंस से जोड़ने के लिए युविका इसरो का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। 2019 में यह कार्यक्रम स्कूली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। युविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हमारे विजन जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के अनुरूप है। इस प्रोग्राम में अपने एग्जाम के बाद छुट्टियों में स्टूडेंट्स इसरो के अलग अलग सेंटर्स में जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं। आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है, किस प्रकार की है, कितनी रोमांचक है, पिछली बार जिन्होंने इसको अटेंड किया है उनके एक्सपीरियंस अवश्य पढ़ें। आपको खुद अटेंड करना है तो इसरो से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपके लिए बताता हूं वेबसाइट का नाम, लिख लीजिए
और जरूर आज ही विजिट कीजिए www.yuvica.isro.gov.in। लिख लिया ना? मेरे प्यारे देशवासियों, 31 जनवरी 2020 को लद्दाख की खूबसूरत वादियां एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया। इस उड़ान में 10% इंडियन बायोजेट फ्यूल का मिश्रण किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी, वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है। खास बात यह है कि बायोजेट फ्यूल को नॉन एडिबल टी बॉर्न ऑयल्स से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मैं इस बड़े कार्य में जुटे सभी लोगों को बधाई देता हूं, विशेष रूप से CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया। उनका ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। खास तौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं, जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी, जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था, जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी। इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए। इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियाँ बनवाना भी शुरू कर दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी, वहीं अब उससे बनी साड़ियाँ हजारों रुपयों में बिक रही हैं। आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदियों ने जो कमाल की है, उसका असर अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के कई गांवों की किसान दीदियां अब न केवल साड़ियां तैयार करवा रही हैं, बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं। एक उदाहरण कि आज की महिला नई शक्ति, नई सोच के साथ किस तरह नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की महिलाओं, हमारी बेटियों की उद्यमशीलता, उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है। अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं, नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट
एकोनकागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है। यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 7,000 मीटर ऊंची है। हर भारतीय को ये बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फहराया। मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है, जिसका नाम है मिशन साहस। इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने में जुटी है। इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है। मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे काम्या की उपलब्धि सभी को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करती है। इतनी कम उम्र में काम्या जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अ नेशन दैट इज फिट विल बी ए नेशन दैट इज हिट। यानी जो देश फिट है वह हमेशा हिट भी रहेगा। वैसे आने वाले महीनों तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है। भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ढेरों अवसर प्रदान करती है। एक तरफ जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है। एक और जहां घने जंगलों का बसेरा है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र का असीम विस्तार है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह अपने रुचि की एक्टिविटी चुनें और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़ें। जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। वैसे साथियों, 12 साल की बेटी काम्या की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। साथियों, अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है? भागीरथी अम्मा केरल के कोल्लम में रहती है। बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया। लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया, अपना जज्बा नहीं खोया। 10 साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, गणित में तो 100% अंक हासिल किए। अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे की परीक्षाएं देना चाहती हैं। जाहिर है, भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है। मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं। साथियों, जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला, हमारी इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है। अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गांव में रहने वाले सलमान की। सलमान जन्म से ही दिव्यांग है। उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो
अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए। आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया। खास बात यह है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी। अब ये सब मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी। अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया, बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया। अब ये लोग मिलकर दिन भर में 150 जोड़ी चप्पलें तैयार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सलमान ने इस साल 100 और दिव्यांगों को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है। मैं इन सब के हौसले, उनके उद्यमशीलता को सैल्यूट करता हूं। ऐसी ही संकल्प शक्ति गुजरात के कच्छ इलाके में अजरक गांव के लोगों ने भी दिखाई है। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गांव छोड़ रहे थे। तभी इस्माइल खत्री नाम के शख्स ने गांव में ही रहकर अजरक प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते प्रकृति के रंगों से बनी अजरक कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गांव हस्तशिल्प की अपनी पारंपरिक विधा से जुड़ गया। गांव वालों ने न केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा, बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया। अब बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े डिजाइन संस्थान अजरक प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। गांव के परिश्रमी लोगों की वजह से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रांड बन रहा है। दुनिया के बड़े खरीदार इस प्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के आशीर्वाद आप पर बना रहें। आपकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करें। आप ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। साथियों, महाशिवरात्रि के साथ ही वसंत ऋतु की आभा भी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में होली का भी त्योहार है। इसके तुरंत बाद गुड़ी पड़वा भी आने वाला है। नवरात्रि का पर्व भी के साथ जुड़ा हुआ होता है। रामनवमी का पर्व भी आएगा। पर्व और त्योहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई ऐसा सामाजिक संदेश छिपा होता है जो समाज को ही नहीं, पूरे देश को एकता में बांध कर रखता है। होली के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय विक्रमी नववर्ष की शुरुआत भी होती है। उसके लिए भी, भारतीय नववर्ष की भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त होंगे। जिनकी परीक्षा पूरी हो गई होगी वो मस्त होंगे। जो व्यस्त हैं, जो मस्त हैं, उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए अगली मन की बात के लिए अनेक नई बातों को लेकर के फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और अभी हम सब ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात।
61वें संस्करण में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री ने नए दशक में नए संकल्प के साथ भारत माता की सेवा करने का आग्रह किया था। लेकिन आज उनकी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन नए भारत की नई उपलब्धियों के नाम रहा, समाज के असल नायकों और उनकी उपलब्धियों के नाम रहा। अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज को बदल रही महिलाओं का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। आज की मन की बात कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाताओं से जो इस वक्त देश के विभिन्न शहरों में मौजूद हैं। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल जी। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के इस खास संस्करण की। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हुनर हाट की बात करी। अचानक हुनर हाट में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने सभी को चौंका दिया। वहां पर कारीगरों का उनसे मिलना भी एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये जो सोच है, ये जो मुहिम है, ये कितनी नई राहें खोल रही हैं, हमारे हुनर के उस्तादों को एक हौसला दे रही है, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, और आज उन्हें एक रोजगार प्रदान कर रहा है ये हमारी संस्कृति। आज का 25-26 मिनट का ये भाषण रहा है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। हुनर हाट पे आते हैं, लेकिन उस 25-26 मिनट में एक भारत श्रेष्ठ भारत, नई जो दिशाएं हैं, नए जो रास्ते खुल रहे हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, आप देखिए कि कितनी चीज़ों को वो टच करते हुए जाते हैं और टच ही नहीं करते, एग्जाम्पल देते जाते हैं। उन्होंने हुनर हाट की बात की, उसके बाद फिर जीवों की बात की, नेचर पे बात करने लगे, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स की बात करने लगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और युवा को उससे जोड़ने की बात किया उन्होंने। लेह में जो फ्लाइट हुई, बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की कि बायोफ्यूल से हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, न कि सिर्फ मोटरसाइकिल और कारों की बात चल रहे हैं। उसी तरह से लेडीज़ के कंट्रीब्यूशन की आपने बात कही, चाहे वो भागीरथी अम्मा हो, चाहे वो काम्या हो छोटी बेटी, या पूर्णिमा की लेडीज़ की बात किया। तो इस तरह से उन्होंने, और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को भूल गए लोगों को, उन्होंने मुरादाबाद की बात किया, उन्होंने गुजरात की बात की। कितने बहुआयाम हो सकते हैं, कितने बहुआयामी